सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने कल ठेस कहानी पढ़ी मनीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित आंचलिक कहानी ठेस, जिसका शेष भाग हम आज अध्ययन करेंगे। कल हम देखते हैं कि जब सिरचन मानू दीदी के लिए चिक, शीतल पाटी आदि बना रहा है तो उस समय भाभी तथा मंजली भाभी तथा चाची द्वारा सिरचन का अपमान किए जाने पर वह कार्य को बीच में छोड़कर ही चला जाता है। चाची उसे कहती है कि जाओ, छोटी जाति के लोगों के मुंह में नहीं लगती और हम ये सब चीज़ें पैसे में भी खरीद सकते हैं। वो कहती हैं कि औरतें सिर पर गट्ठर ले लेकर गली गली मारी मारी फिरती रहती हैं। तो सिरचन अपनी कला का अपमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह काम को अधूरा छोड़कर ही बिना कुछ कहे चला जाता है। मानो कुछ नहीं बोलती। सिरचन के जाने पर वह बहुत दुखी होती है, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रहती है और धीरे धीरे सातों तारे मंद पड़ जाते हैं। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानो मेले से खरीद कर भेज दो। यानी जो मेला लगता है वहाँ पर हम शीतल पाठी तथा चिक आदि खरीद सकते हैं। तो वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं मेले से सारा सामान खरीद कर भेज दूँगी। मानो को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की शीतल पाटी दी थी माँ ने। जब मानो का विवाह हुआ था तो सिरचन के हाथ की बनी हुई शीतल पाटी मानो लेकर गई थी। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था। पटना और कलकत्ता की मेहमानों, विवाह में जितने भी मेहमान आए हुए थे पटना से, कलकत्ता से, माँ बड़ी खुशी खुशी ससुराल वाले उसको दिखा रही हैं और उनकी कला की तारीफ की जा रही है। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मानो दुखी होकर, परेशान होकर कुछ नहीं बोलती है और चली जाती है। मैं सिरचन को मनाने गया। लेखक कहता है कि सिरचन अपना अपमान सहन नहीं कर सकता, इसलिए कार्य बीच में छोड़कर चला गया। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। मैंने जब उसके घर जाकर देखा तो वह एक फटी शीतल पाटी पर चटाई पर लेटा हुआ था और मानो कुछ असमंजस की स्थिति में था, कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं। यानी वह समझ गया कि लेखक उसे मनाने आया है, लेकिन उसको जो आघात लगा था, मानसिक ठेस पहुंची थी, उसकी कला का जो अपमान किया गया था वह सहन नहीं कर सकता था। तो इसलिए वह कहता है कि बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। वह उसके कुछ कहने से पहले ही कहता है कि मैं कान पकड़कर कहता हूँ अब मैं वापस काम पर नहीं आऊँगा। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा। जो माँ ने उसे मोहर छाप वाली धोती देने का वायदा किया था काम के बदले, वह कहता है कि मोहर छाप वाली धोती ले जाकर मैं क्या करूँगा, कौन पहनेगा इसे। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। सिरचन की पत्नी मर जाती है और उसके बेटा तथा बेटी भी मर जाते हैं, इसलिए वह उनकी मौत से बहुत दुखी है। वह अपनी पत्नी को मानो गाली देते हुए कह रहा है कि ससुरी खुद तो मरी ही मरी, साथ साथ मेरे बेटे बेटियों को भी ले गई। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यानी यदि वह जिंदा होती तो आज ऐसे मुझे जगह जगह अपमान सहन करना नहीं पड़ता, मुझे अपना पेट भरने के लिए किसी के घर काम करना नहीं पड़ता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। सिरचन की इन बातों से पता चलता है कि वह अपने घरवाले से कितना प्रेम करता है और उसकी बनी हुई शीतल पाटी पर लेटा हुआ है और उसके प्रति उसके मन में जो मान सम्मान था, जो आदर की भावना थी, जो प्रेम की भावना थी, वह इस शब्दों से व्यक्त होती है, क्योंकि वह उसकी बनाई हुई शीतल पाटी को छूकर कसम खाता है कि मैं अब यह काम नहीं करूँगा, अब किसी के घर नहीं जाऊँगा, मैं अपनी कला का अपमान नहीं होने दूँगा और मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाऊँगा। गांव भर में तुम्हारी अवेली में मेरी कदर होती थी। सिरचन मानता है कि लेखक के घर पर उसका बहुत मान सम्मान था, सब उसे प्यार से देखते थे, कोई उसका अपमान नहीं करता था। लेकिन अब क्या, अब तो वह मान सम्मान भी नहीं रहा। मैं चुपचाप वापस लौट आया। लेखक के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए वह चुपचाप वापस लौट आता है। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी।
मुझे समझते देर नहीं लगी कि कलाकार की कला का अपमान हुआ है और उसे जो मानसिक आघात पहुंचा है, उसके आत्मसम्मान को जो ठेस लगी है, जो धक्का लगा है, जिसके कारण उसने किसी के घर न काम करने की कसम खा ली है। और साथ ही साथ वह अपने जीवन से भी दुखी है कि उसकी पत्नी तथा उसके बच्चे आज उसके साथ नहीं हैं, जिसके कारण आज उसकी यह दुर्दशा होती जा रही है। वह अब नहीं आ सकता। लेखक समझ जाता है कि अपनी कला का अपमान होने के बाद, अपने स्वाभिमान को ठेस लगने के बाद अब सिरचन काम पर आने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। बड़ी भाभी जो समझदार है और माँ तथा लेखक और मानू दीदी भी उससे बहुत प्यार करते हैं, वह मानू दीदी की हसरतों को देखकर अधूरी चिक में रंगीन छींट की झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता क्यों मानो। वह मानू को मानू के दर्द को समझ रही है, उसके दुख को समझते हुए कहती है, क्या यह जो मैं झालर लगा रही हूँ ये अच्छी नहीं लग रही है। वह मानू की जो हार्दिक पीड़ा है उसको समझते हुए उसके मन को बहलाना चाहती है, उसके दुख को कुछ हद तक कम करना चाहती है। मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इससे भी। यानी लेखक को बड़ा दुख होता है। मानू कुछ नहीं बोलती, बेचारी चुपचाप सुनती रहती है और अपने दर्द को छिपाए रहती है। लेकिन लेखक उस अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने जिसकी वजह से चाची और मंजली भाभी जिसकी वजह से सिरचन काम को अधूरा छोड़कर चला गया था, उन पर अपना गुस्सा उतारते हुए कहता है कि भाभी आप जो झालर लगा रही है उस पर भी कहीं चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए, क्योंकि उन्हीं की नज़र के कारण सिरचन अपना काम अधूरा छोड़कर गया है। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। लेखक कहता है कि मानू को ससुराल पहुंचाने का टाइम आ गया और उसको छोड़ने के लिए लेखक ही जा रहा है। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से, बड़े प्यार से, बड़ी कोशिश से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रहे थे। जो अधूरी चिक, जो अधूरा पर्दा सिरचन ने छोड़ दिया था, वह उसको बड़े सहेज कर, बड़े मान सम्मान के साथ लेकर जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हुआ है। मानू की ऐसी दशा देखकर लेखक को मन ही मन सिरचन पर बहुत गुस्सा हुआ है। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, क्योंकि चाची बार बार सिरचन का अपमान करती है, छोटी जाति का कहती है और कहती है कि तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, तुम लोग चटोरे हो। तो इस प्रकार उन्होंने, चाची ने अनेक प्रकार के ताने कसकर जो सिरचन का अपमान किया था। तो लेखक का भी मन दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि वह अपनी बहन को दुखी देखता है और वो अधूरे चिक भी लेकर जा रही है, इसलिए उसका मन परेशान होता है। चाची के सुर में सुर मिलाकर, जैसे चाची ने उसका अपमान किया उसी प्रकार उसके मन में भी दुख होता है और दुख के कारण उसे सिरचन पर बहुत बड़ा गुस्सा आता है। उसका मन भी करता है कि वह भी सिरचन को कामचोर कहे, क्योंकि उसने काम अधूरा छोड़ दिया, चटोर कहे क्योंकि वह अच्छा खाने का आदी है। इसलिए उसके मन में उसके प्रति जो गुस्सा है, जो नफरत है, वो व्यक्त करना चाहता है। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। लेखक जब सारा सामान रख के दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। जैसे ही मानू दीदी जाने लगती है, सिरचन को पता चल रहा है कि मानू दीदी जा रही है, तो वह अपना घर से बनाया हुआ सामान लेकर उनके पीछे पीछे प्लेटफार्म पर दौड़ पड़ता है। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। सिरचन भागता हुआ आता है, हाँफता हुआ आता है और वह जब लेखक अपने जो खिड़की बंद कर रहा है तो उसे दरवाज़ा खुलाते हुए कहता है कि बबुआ जी, दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? गुस्से से लेखक ने कहा। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, मानो से वह धमका रहा है, उसके व्यवहार से खुश नहीं है, क्योंकि उसने उनका काम अधूरा छोड़कर मानो दीदी का जो दूल्हे ने सामान मंगाया था वो पूरा न कर करके मानो उनको जो ठेस पहुंचाई है, जो दुख पहुंचाया है, वो उसका बदला लेना चाहता है। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। मैं देखता हूँ कि सिरचन ने एक गठरी जो अपनी पीठ पर लादी हुई है, उसने उसको उतारा और मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोली। सिरचन उसकी झिड़की की तरफ कोई ध्यान नहीं देता और वह लेखक से कहता है कि मैं बहुत भाग कर आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखो।
मैं मानू दीदी को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोली। सिरचंद के प्रति मानू के मन में जो प्रेम भाव है वह उसका बड़ा सम्मान करती है और उसे दादा कहकर पुकारती है। तो मानू कहती कि सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। मानू के इतना बोलने पर खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, मानो वह स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहा है, हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, यानी मैं तुम्हें अपनी ओर से उपहार दे रहा हूँ। सब चीज़ है दीदी, शीतल पार्टी है, चिक है और एक जोड़ी आसनी कुश की। यानी मैंने तुम्हारे लिए सब चीज़ें बना दी है, चटाई बनाई है, पर्दे बनाई हैं, एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। जो धोती 8 रुपए की आती थी, मानो ने उसे दाम देना चाहा। सिरचंद ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। सिरचंद ने वह इनाम लेने से, वह दाम लेने से मना कर दिया। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। मानो इतनी आत्मविभोर हो जाती है। सिरचंद दादा के प्रति उसके मन में जो श्रद्धा भाव है, जो प्रेम भाव है, वह आंसुओं के रूप में व्यक्त होने लग जाता है। वह रोने लग जाती है और लेखक उस बंडल को खोलकर देखना चाहता है जो सिरचंद दादा पीठ पर लाद कर हाँफते हुए, भागते हुए मानू दीदी को देने के लिए प्लेटफार्म तक आया। वह देखता है ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। लेखक ने उससे पहले इतने सुंदर शीतल पाटी, चिक, आसनी कुश नहीं देखे थे। इसलिए लेखक देखकर दंग रह जाता है कि एक गरीब कारीगर जो अपनी कला का अपमान होते नहीं देख सकता, लेकिन जिसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव है, उसका कार्य करने के लिए वह अपने पैसों से भी उसके लिए सम्मान तैयार कर देता है। वह अपनी कला का अपमान नहीं होने देता और जिस प्रकार छोटी जाति का होने पर भी जिस घर में उसका मान सम्मान होता था, उस घर की मान मर्यादा के लिए, उस घर के मान सम्मान के लिए वह अपने घर पर सम्मान तैयार करके मानो दीदी के प्रति उसके मन में जो प्रेम भावना थी, जो उसके प्रति जो सम्मान की भावना थी, उसको व्यक्त करते हुए वह मानो दीदी को सम्मान देने के लिए पहुंच जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि एक कलाकार के लिए उसकी कला ही सब कुछ होती है। अपने कला का अपमान वह सहन नहीं कर सकता। इसके लिए चाहे उसे कितना ही दाम मिले, वह पैसों के बारे में नहीं सोचता। तो हम देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से हमें सिरचंद के कौन कौन से गुण दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला तो सिरचंद एक अच्छा कलाकार है। हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सिरचंद एक अच्छा कलाकार है। उसकी कला में मानो जादू है। वह अपनी हाथों से इतनी बढ़िया सुतली सुलझाता है, इतनी बढ़िया चिक बनाता है, पर्दे बनाता है, शीतल पाटी बनाता है और लोग उसे फिर भी कामचोर कहते हैं। सिरचंद की दूसरी विशेषता है कि वह भोजन का चटोरा है, यानी खाने पीने का शौकीन है। लोग उसे चटोरा कहते हैं, लेकिन खाना पीना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, इसे हम चटोरा नहीं कह सकते। मानू के लिए सिरचंद सम्मान बनाता है। सिर्फ सम्मान बनाने के पीछे वो पारिश्रमिक नहीं लेना चाहता, वह मेहनताना नहीं लेना चाहता। सिर्फ मानू दीदी के प्रति उसके मन में जो सम्मान भाव है, जो आदर की भावना है, वही उसको सम्मान लेने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी में हमने देखा कि प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक हमें यह बताने का प्रयास करता है कि जो ये कहानी है, आंचलिक कहानी है, यह कहानी एक कलाकार की कला के उत्कर्ष को प्रदर्शित करती है। यानी किस प्रकार एक कलाकार अपनी कला के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तत्पर रहता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया कि ठेस कहानी के द्वारा लेखक की मानसिक मनोवृत्ति का पता चलता है। किस प्रकार वह अपनी कला को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी के घर में काम करना पसंद नहीं करता और जिसके प्रति उसके मन में भावना है, आदर सम्मान की भावना है, संवेदनशीलता है, उसके कारण वह भूखा रहकर भी एक शीतल पाटी, चिक,
और एक जोड़ी आसनी कुश बनाकर मानो दीदी के लिए स्टेशन पर पहुंच जाता है। इन शब्दों से स्पष्ट हो जाता है कि सिरचन एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देता और उसके साथ साथ वह माँ तथा मानो दीदी के प्रति उसके मन में जो प्रेम भाव है उसको व्यक्त करता है।